हेलो फ्रेंड्स, अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर चल रहा था लेबर कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, उसमें फर्स्ट पार्ट हमने पूरा किया, चैप्टर नंबर 4। आज हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक वर्कर है, ठीक है, एक वर्कर, इसको नॉर्मली 8 घंटे काम करना होता है। ठीक है, कितने घंटे काम करना होता है? नॉर्मली 8 घंटे इन ए डे। एक दिन के अंदर इसको जो है 8 घंटे काम करना होता है। अब मान लीजिए ये जो वर्कर है, मान लीजिए किसी दिन ये एक्चुअल में 12 घंटे काम कर लेता है एक ही दिन में। एक दिन में कितने घंटे काम कर लेता है? ये 12 घंटे काम कर लेता है। तो बेटा नॉर्मली इसको 8 घंटे काम करना है, लेकिन इसने किसी दिन 12 घंटे काम किया। तो जो नॉर्मल टाइम से जितना इसने एक्स्ट्रा काम किया है, नॉर्मल टाइम से जितना इसने एक्स्ट्रा कार्य किया, उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे ओवर टाइम। क्या कहेंगे? ओवर टाइम। और जो ओवर टाइम की जो वेजेज होगी उसे हम कहेंगे ओवर टाइम वेजेज। क्या कहेंगे बच्चों? ओवर टाइम वेजेज। तो मान लीजिए अब उसको जो है कहा गया कि नॉर्मल टाइम के लिए आपको मजदूरी मिलेगी 10 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर आप 8 घंटों से ज़्यादा कार्य करोगे, ओवर 8 आवर्स, 8 घंटों से ज़्यादा काम करोगे, तो आपको जो है मजदूरी मिलेगी, मजदूरी रेट होगी डबल, मतलब 10 रुपये मिलेंगे। मतलब 8 घंटे तक तो आपको 10 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, और 8 घंटों से जितना आप एक्स्ट्रा कार्य करोगे उसके लिए आपकी मजदूरी की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मजदूरी की रेट डबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ आपकी जो वेजेज है, वेजेज होगी आपकी, टोटल वेजेज की बात कर रहा हूँ, टोटल वेजेज है ना। टोटल वेजेज में आपकी एक तो हो जाएगी सिर्फ वेजेज होगी 8 घंटे आप काम करते हो, और आपकी जो है नॉर्मल आपको मजदूरी मिलती है 10 रुपये के हिसाब से, तो आपकी वेजेज बन गई 80 रुपये। ठीक है, कितनी बनी बच्चों? 80 रुपये। और अगर आप ओवर टाइम करते हो, क्या करते हो बच्चों? ओवर टाइम करते हो, तो ओवर टाइम के लिए आपकी मजदूरी हो जाएगी, सुनिए, 8 घंटे से आपने कितना एक्स्ट्रा काम किया। आपको नॉर्मली 8 घंटे काम करना था, लेकिन आपने 12 घंटे काम किया, तो 12 माइनस 8 मतलब 4 घंटे आपने एक्स्ट्रा कार्य किया। तो इन 4 घंटों की मजदूरी जो रहेगी वो डबल रहेगी, मतलब 20 रुपये रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवर टाइम वेजेज बन गई आपकी 80 रुपये, और टोटल जो मजदूरी रहेगी आपकी, ठीक है, वो रहेगी 160 रुपीज़। कितनी रहेगी बच्चों? 160 रुपीज़। तो इसे हम कहते हैं ओवर टाइम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम लिख लेते हैं इसके बारे में। चलिए लिखते हैं। तो ओवर टाइम के बारे में हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम ओवर टाइम। ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ ओवर टाइम। ओवर टाइम का मीनिंग लिखेंगे वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ठीक है, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे उसके आगे आपने कितना काम किया, वो जो आगे का कार्य होगा वो आपका ओवर टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ओवर टाइम। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक्चुअल में आपको काम करना था एक दिन में 8 घंटे, लेकिन आपने कार्य किया कितना? 12 घंटे। तो जो 4 घंटे आपने एक्स्ट्रा कार्य किया है उसकी जो मजदूरी बनेगी वो आपकी ओवर टाइम वेजेज होगी। क्या होगी? ओवर टाइम वेजेज। अब देखिए, जो ओवर टाइम का जो पेमेंट होता है वो क्या होता है?
सुनिएगा, जब हम बात करते हैं ओवर टाइम पेमेंट की तो हम लिखेंगे बच्चों कि, सुनिएगा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है बच्चों? दो चीज़ें। एक तो नॉर्मल वेजेज फॉर ओवर टाइम वर्क, जो ओवर टाइम वर्क किया उसकी नॉर्मल वेजेज। भाई जो कंपनी का डायरेक्टर है वो आपको नॉर्मली, इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, नॉर्मली आपको 10 रुपये के हिसाब से तो मजदूरी दे ही रहा था, ठीक है। अब आपने अगर 12 घंटे काम किया, 8 घंटों की जगह अगर आपने 12 घंटे काम किया तो 4 घंटे जो एक्स्ट्रा काम किया है, क्या काम किया आपने? 4 घंटे जो कि आपने एक्स्ट्रा कार्य किया है, इन 4 घंटों की जो नॉर्मल वेजेज बनती है वो तो बनेगी 10 रुपये के हिसाब से। भाई 10 रुपये के हिसाब से तो वैसे ही आपको मिलना ही था, लेकिन ओवर टाइम के लिए आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 20 रुपये मिलते हैं 10 की जगह, ठीक है। तो यहाँ हमने यहाँ लिखा नॉर्मल वेजेज फॉर नॉर्मल वेजेज फॉर ओवर टाइम वर्क। आपने 12 घंटे काम किया जबकि आपको काम करना था 8 घंटे, तो जो 4 घंटे आपने एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए नॉर्मल रेट से वेजेज बनती है 40 रुपये। कितनी बनती है बच्चों? 40 रुपये। ये मजदूरी तो आपकी बनती ही है, लेकिन आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वर्क था, एक्स्ट्रा जो घंटे आपने काम किया उसके लिए आपको जो है मजदूरी की जो रेट थी वो डबल दे दी गई, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। उन एक्स्ट्रा 10 रुपये को हम नाम देते हैं प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवर टाइम वर्क। ओवर टाइम वर्क के लिए जो प्रीमियम मिला आपको, भाई 10 की जगह आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 20 रुपये मिल रहे हैं एक्स्ट्रा ओवर्स पे, ठीक है। तो 4 घंटे आपने जो एक्स्ट्रा काम किया, ये 4 घंटे का काम जो कि एक्स्ट्रा किया, इस पर टोटल 20 मिल रहे हैं। तो 10 रुपये तो आपको नॉर्मल वेजेज जो कि आपकी मजदूरी है वो मिलती ही है, इसके अलावा 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा की जो मजदूरी रहेगी, डेट इज कॉल्ड प्रीमियम वेजेज, प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवर टाइम वर्क। ये ओवर टाइम वर्क का क्या हो गया बच्चों? ये हो गया प्रीमियम पेमेंट। यहाँ तक समझ आया बच्चों? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है, वर्कर ए। ये वर्कर जो ए है, ये नॉर्मली इसको बोला गया आपको एक दिन में, इसकी नॉर्मल जो टाइम है इसका वो है, इसको एक दिन में 8 घंटे काम करना है, ठीक है। और बोला गया आपको रेट मिलेगी 20 रुपीज़ के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपये के हिसाब से हम आपको मजदूरी देंगे, और आपकी जो है आपको नॉर्मली 8 घंटे काम करना होगा, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है। इन्होंने एक्चुअल में क्या हुआ, एक दिन में एक्चुअल में इन्होंने एक दिन में 15 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया? 15 घंटे। वर्कर को बोला गया कि अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हो, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करोगे तो मजदूरी की जो रेट होगी, रेट ऑफ वेजेज की जो रेट होगी वो आपके लिए होगी 30 रुपये। कितनी होगी बच्चों? 30 रुपये। 8 घंटे से ज़्यादा काम करोगे तो मजदूरी कितनी मिलेगी? 30 रुपये मिलेगी। कितनी मिलेगी बच्चों? 30 रुपये, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। मैं ओवर टाइम पेमेंट निकालना सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ओवर टाइम पेमेंट। अब ओवर टाइम पेमेंट में 2 पेमेंट शामिल होंगे, जिसमें पहला जो पेमेंट होगा वो होगा आपका नॉर्मल वेजेज फॉर ओवर टाइम वर्क।
ओवर टाइम वर्क के लिए जो नॉर्मल वेजेज आपको मिलनी चाहिए वो कितनी है भाई। आपको 8 घंटे काम करना था, आपने काम किया कितना 15 घंटे, तो आपने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा आवर्स 15 माइनस 8 इक्वल टू आपने 7 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। और इन 7 घंटों के लिए भी आपको 20 रुपये तो मिलते ही मिलते हैं। नॉर्मल वेजेज कितनी है 20, तो 7 इंटू 20 रुपीज़, तो ये हो गया 140 रुपये की मजदूरी तो आपकी बनती ही है। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो आपको एक और पेमेंट मिलेगा जिसका नाम है प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवर टाइम वर्क। ओवर टाइम वर्क के लिए आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अब ओवर टाइम पेमेंट मतलब ओवर टाइम वर्क के लिए जो आपको प्रीमियम पे करना है, कितना करोगे, आपने कितना ओवर टाइम दिया, वर्कर ने ओवर टाइम दिया 7 घंटे और उसको एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं भाई। नॉर्मल मजदूरी उसकी 20 रुपये है, लेकिन उसको हम 30 रुपये दे रहे हैं, मतलब कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं 30 माइनस 20, मतलब 7 इंटू 10 इक्वल टू 70 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। क्लियर है। अब उसका टोटल ओवर टाइम कितना हो जाएगा, ओवर टाइम पेमेंट कितना होगा, उसका टोटल ओवर टाइम पेमेंट होगा 140 प्लस 70 मतलब 280 रुपये उसकी ओवर टाइम वेजेज बनी। कितनी बन गई बच्चों, ओवर टाइम वेजेज कितनी बन गई 280 रुपये। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा, एक और रूल्स है वो भी देख लो आप। एज पर द फैक्ट्री एक्ट, एक फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है, इफ वर्किंग आवर्स, क्या वर्किंग आवर्स मोर देन 9 आवर्स पर डे 9 आवर्स पर डे, ठीक है, 48 आवर्स पर वीक, है ना, ठीक है, पर वीक, ठीक है। देन ओवर टाइम रेट shall be twice of ordinary rate of wages। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 ये कहता है कि अगर कोई वर्कर 9 घंटे तक काम करता है एक दिन में, अगर कोई जो है वर्कर एक दिन में 1 डे के अंदर 9 घंटे काम करता है, तब तो उसको जो है सिंगल रेट से मजदूरी मिलेगी। और 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसको जो है आप डबल रेट से मजदूरी दोगे। किस हिसाब से मजदूरी दोगे, डबल रेट से, ठीक है। या फिर कोई वर्कर एक वीक में 48 घंटे काम करता है, 48 आवर्स, तब तक उसको आप सिंगल रेट से मजदूरी दोगे। और 48 घंटों से ज़्यादा काम करता है, 48 आवर्स से ज़्यादा काम करता है, तब उसको आप डबल रेट से मजदूरी दोगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज करोगे जो बेनिफिशियल होगा, किसके लिए, वर्कर के लिए, है ना, जो क्या होगा, बेनिफिशियल। तो लिख देते हैं विच एवर इज
बेनिफिशियल फॉर द वर्कर। इन दोनों में से वो तरीका, वो केसेज हमें यूज करना है जो वर्कर के लिए क्या है, बेनिफिशियल। वर्कर के लिए बेनिफिशियल तो वो होगा जिसमें वेजेज क्या हो, ज़्यादा मिले। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके समझ आ गया? अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, लिखा है कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेज। हमें एक तो नॉर्मल और ओवर टाइम वेजेज पेबल टू ए वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ लिखा है डेज, यहाँ से शुरुआत करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, टेबल बनेगी इसमें। यहाँ लिखते हैं डेज। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, लिखा है, यहाँ से शुरुआत हो रही है मंडे, ट्यूसडे, फिर ये हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है बच्चों, ये लिखे हैं डेज हमारे। चलिए बच्चों, इधर लेते हैं हम लोग डेज, फिर लिखा है आवर्स वर्कड। यहाँ लिखते हैं हम लोग किन्होंने कितने घंटे काम किया। मंडे को 8 घंटे काम हुआ। ठीक है, फिर 14, फिर 9, फिर 13, फिर 10 एंड ये 4। ठीक है, ये घंटे काम हुआ। चलिए बच्चों, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखते हैं नॉर्मल ओवर्स। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे लिखा नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर 8 आवर्स। नॉर्मल वर्किंग कितने हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 8, यानी कोई भी वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करेगा। ये नॉर्मल वर्क जो है वर्किंग डे है। ठीक है, सॉरी वर्किंग आवर्स है। ठीक है, चलिए, एक दिन में 8 घंटे काम होगा, मतलब एक दिन में 1 डे के अंदर आपको 8 घंटे काम करना है। ठीक है, और अगर 8 घंटे से जितना आपने ज़्यादा काम किया, एक्सेस काम किया, वो किस में काउंट होगा, वो आपके ओवरहेड में काउंट होगा। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, तो नॉर्मल ओवर्स है हमारे 8 घंटे, तो यहाँ लिख देते हैं ये नॉर्मल ओवर्स आपके 8 घंटे हैं। 8 8 8 और ये 8। ठीक है बच्चों, अब जरा मुझे बताओ, यहाँ मैं लिखता हूँ ओवर टाइम ओवर्स। यहाँ लिखते हैं ओवर टाइम ओवर्स। ठीक है, ओवर टाइम ओवर्स। चलिए, अब जरा सुनिए, इसके नॉर्मल ओवर से 8 और इसने 8 घंटे ही काम किया, मतलब किसी प्रकार का कोई भी ओवर टाइम नहीं है। इसने 14 घंटे काम किया, जबकि नॉर्मली करना कितना था, 8 घंटे, मतलब इसने 6 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसने 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया। इसने काम किया 5 घंटे एक्स्ट्रा, यानी ओवर टाइम। इन्होंने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, इसने तो जितना करना था उससे भी कम काम किया सैटरडे में। ठीक है, तो ये सारा जो टाइम है वो आपका ओवर टाइम है। अब सुनिए, आगे चलते हैं। एंड नॉर्मल रेट इज 7 रुपीज़ पर आवर्स, यानी नॉर्मली रेट कितनी आपकी, आपको मजदूरी कितनी दी जाएगी, आपको मजदूरी दी जाएगी 7 रुपये। 1 घंटे की मजदूरी होगी 7 रुपये। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नॉर्मल वेजेज, तो नॉर्मल वेजेज तो आपकी यहाँ से शुरुआत होगी, 8 घंटे आप काम कर रहे हो। नॉर्मल आवर्स कितने हैं, 8 घंटे, तो 8 × 7 56 मजदूरी बनेगी। ठीक है बच्चों, 56। इसकी भी 8 घंटे के हिसाब से मजदूरी बनेगी, 7 रुपये के हिसाब से 56। तो ये नॉर्मल जो मजदूरी बन जाएगी वो 56, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में काम 4 घंटे हुआ है, तो मजदूरी 4 घंटे के हिसाब से दी जाएगी
4 इंटू 7 इक्वल टू 28, ये आपकी होगी नॉर्मल वेजेज। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ लिखते हैं ओवर टाइम वेजेज। अब वो ओवर टाइम वेजेज कैसे दे रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे हम, सुनिएगा, सुनो। ओवर टाइम रेट आर अप टू 9 आवर्स इन ए डे एट सिंगल रेट, यानी 9 घंटों तक तो सिंगल रेट से आपको जो है ओवर टाइम वेजेज मिलेगी। ठीक है, सिंगल रेट एंड ओवर 9 आवर्स इन ए डे डबल रेट। ठीक है, और अगर 9 घंटों से ज़्यादा काम करते हो तो आपकी जो रेट होगी वो डबल हो जाएगी। तो सुनिएगा, यहाँ 6 घंटे ओवर टाइम है, तो 1 घंटे के लिए तो मजदूरी रहेगी 7 रुपये और बाकी के 5 घंटे के लिए मजदूरी रहेगी 14 रुपये। ऐसा क्यों सर? कहा है 9 घंटों तक तो सिंगल रेट, तो यहाँ 8 घंटों तक तो हम मजदूरी दे चुके हैं 56 रुपये, तो इसमें से 1 घंटा ऐसा है जिसके लिए मजदूरी रहेगी 7 और बाकी के जो 5 घंटे उसके लिए मजदूरी रहेगी 14 रुपये। ठीक है, यहाँ इन्होंने देखो वेडनेसडे में इन्होंने 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, तो 1 घंटा मतलब 9 घंटे तक तो मजदूरी की रेट 7 रुपये है, तो 7 रुपये रहेगी। चलिए, यहाँ पर इन्होंने 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, तो 1 घंटे के लिए तो 7 और बाकी के 4 घंटों के लिए 14 डबल। यहाँ इन्होंने 10 घंटे काम किया जबकि नॉर्मल ओवर से वो 8 घंटे है, मतलब 2 घंटे इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, तो 1 घंटे के लिए तो मजदूरी 7 और बाकी का जो 1 घंटा उसके लिए 14। ठीक है बच्चों, तो ये इनका ओवर टाइम वेजेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? ओवर टाइम वेजेज बन जाएगी। सॉरी, ये ओवर टाइम वेजेज बन गई, ये नहीं लेंगे, फिर ये ओवर टाइम वेजेज बन गई। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगी आपकी 77। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी 7 रुपये होगी, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम हुआ। इसकी हो जाएगी 56 और 7 कितने होते हैं बेटा? 63। ये हो गया 28। तो ये आ गई आपकी ओवर टाइम वेजेज। क्या आ गई बच्चों? ओवर टाइम वेजेज। ठीक है, अब यहाँ हम लिखते हैं टोटल वेजेज। टोटल वेजेज, सुनिए टोटल वेजेज कैसे निकलेगी, सुनिएगा जरा। नॉर्मल वेजेज प्लस ओवर टाइम वेजेज इक्वल टू टोटल वेजेज। अब यहाँ तो ओवर टाइम वेजेज कुछ बनी नहीं, मतलब यहाँ तो 56 ही आएगा। यहाँ 56 प्लस 77 ये हो जाएगी 133। ठीक है बेटा, यहाँ बन गई 133। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 63। ठीक है बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 11। ठीक है, यहाँ हो गया कितना? 7 14 1 कैरी होगा 84 और यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ 28। तो जब इसकी हम टोटल करेंगे तो इसकी टोटल बन जाएगी 476। ये टोटल वेजेज आएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? टोटल वेजेज आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, तो टोटल वेजेज बनी है अपनी 476, जिसमें नॉर्मल वेजेज है 308 और बेटा ओवर टाइम जो वेजेज बनी वो बनी 168 रुपीज़। कितनी बन गई? 168 रुपीज़। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा क्वेश्चन? वो कह रहा आगे कि वो कह रहा भाई वर्कर को या तो आप 9 घंटे तक तो सिंगल रेट से मजदूरी दो और 9 घंटे से जो ज़्यादा काम करता है उसके लिए डबल रेट से मजदूरी दे दो, या फिर अप टू 48 आवर्स इन ए वीक सिंगल रेट, या फिर एक वीक में 48 घंटों तक तो उसको सिंगल रेट से मजदूरी दो, या फिर आप क्या करो ये प्रोसेस अपनाओ। कौन सी प्रोसेस अपनाओ? या फिर आप ये प्रोसेस अपनाओ कि 48 घंटे इन ए वीक, एक वीक में 48 घंटों तक तो आप उसको सिंगल रेट से मजदूरी दे दो और जो 48 घंटों से जो ज़्यादा टाइम पीरियड है उसके लिए उसको क्या करो आप डबल रेट से वेजेस दो। ठीक है, तो एक बार इसको भी करके देखते हैं। चलिए, अब मान लीजिए उन्होंने कितने घंटे काम किया टोटल, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ देख लीजिए उन्होंने कितने घंटे काम किया, यहाँ से देख लीजिए।
एक वीक में कितने घंटे काम हुआ, 8 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 13 10 एंड फिर 4, टोटल काम हुआ है 58 घंटे। कितने घंटे, एक वीक में टोटल 58 घंटे काम हुआ। तो अप टू 48 आवर्स, 48 घंटों तक तो हम सिंगल रेट से मजदूरी देते हैं। सिंगल रेट है 7 रुपये, तो 7 रुपये के हिसाब से मजदूरी बनेगी। 48 × 7 इक्वल टू 336 बन गई। उसके बाद ओवर टाइम देखते हैं। ओवर टाइम के हिसाब से 58 माइनस 48, कितने एक्स्ट्रा घंटे काम, एक्स्ट्रा कितने घंटे हैं, 10 घंटे। 10 घंटों के लिए जो मजदूरी की रेट होगी वो डबल, मतलब 14 रुपये, मतलब 140 रुपये। फिर इसकी टोटल करते हैं। टोटल करने पे हमें पता चला, टोटल करने पे भी आ रहे हैं 476 रुपीज़। मतलब या तो आप मजदूरी के लिए ये ऊपर वाला केस है उसको फॉलो कर सकते हो, तो आप मजदूरी कितनी दोगे वर्कर को, 476 रुपये। या फिर आप इस प्रोसेस को अपनाते हो तो 48 घंटे, एक वीक में 48 घंटों तक तो सिंगल रेट से मजदूरी मिलेगी, और 48 घंटों से जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उसके लिए मजदूरी की रेट भी क्या हो जाएगी बच्चों, डबल हो जाएगी। ठीक है। तो हमने देखा 48 घंटों तक तो 7 रुपये के हिसाब से बनते हैं 336 रुपये, और 48 घंटों से जितना एक्स्ट्रा काम किया, मतलब 10 घंटे, उसके लिए रेट क्या हो जाएगी, डबल, मतलब 14 रुपये 140। दोनों को प्लस करने पे भी बनते हैं 476। तो दोनों में इक्वलिटी आ रही है। इसका मतलब आप किसी भी केस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, किसी भी अल्टरनेट को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, छोटा सा चैप्टर था ये, फिर एक चैप्टर और है जिसे हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों। इसमें अगला पॉइंट है हमारा इसके अंदर, वो है लेबर टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलिए चलते हैं, सीखते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है। लेबर टर्नओवर रेशियो, बात करते हैं कि लेबर टर्नओवर रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है, देखो जो फैक्ट्री होती है, जो कारखाना होता है, उसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं उसमें बार बार चेंजेज होते रहते हैं। कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और कई वर्कर ऐसे होते हैं जो निकाले गए वर्कर हैं उनकी जगह नए लिए जाते हैं। तो बार बार क्या होता है, वर्कर्स जो होते हैं उसमें चेंजेज होता है। यानी एक फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उन वर्कर्स में चेंजेज होता रहता है, चेंज होते रहते हैं वर्कर। मतलब कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री से सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट मतलब अलग हो जाते हैं, फैक्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो छोड़े गए वर्कर की जगह नए अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब रिप्लेस किए जाते हैं, रिप्लेस। ठीक है, जो वर्कर छोड़ के चले गए हैं उनकी जगह नए वर्कर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है एक्चुअली, ये जो लेबर टर्नओवर रेशियो है ये हमें ये बताता है कि एक फैक्ट्री में जो वर्कर छोड़ के जा रहे हैं, जो वर्कर छोड़ के जा रहे हैं उनका फैक्ट्री के एवरेज वर्कर से क्या रेशियो है। मतलब ये लेबर टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है, लेबर टर्नओवर रेशियो, ये लेबर टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि जो वर्कर फैक्ट्री को छोड़ के चले गए, जो वर्कर्स फैक्ट्री को सेपरेट हो गए, मतलब सेपरेशन वर्कर जो सेपरेट हो गए मतलब अलग हो गए, उनका फैक्ट्री के जो एवरेज वर्कर है, एवरेज वर्कर, जो वर्कर एवरेज वर्कर है, एवरेज मतलब ओपनिंग वर्कर एंड क्लोजिंग वर्कर, यानी स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में कितने वर्कर थे एंड एंड ऑफ द पीरियड कितने वर्कर रहे, उनका एवरेज,
उनके बीच का एक रेशियो होता है, और इसको अगर परसेंटेज में निकालना होता है तो आप मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो सेपरेशन वर्कर और एवरेज वर्कर के बीच में पाया जाता है, मतलब रिलेशन बिटवीन सेपरेशन वर्कर्स एंड एवरेज वर्कर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो कहते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो। या फिर लेबर टर्नओवर रेशियो जो है रिप्लेस किए गए वर्कर के बेसिस पे भी निकाला जा सकता है। किसके बेसिस पे निकाला जा सकता है, रिप्लेस किए गए वर्कर के बेसिस पे। जब रिप्लेस किए गए वर्कर के बेसिस पे हम लेबर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो वर्कर छोड़ के चले गए हैं, जो वर्कर संस्था को छोड़ के चले गए हैं, उनके बदले में कितने वर्कर रिप्लेस किए गए, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ठीक है बच्चों। तो ये जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, वो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है, ये हमें बताता है कि हमारे वर्कर्स में कितना चेंजेज हो रहा है ना। देखिए, ज़्यादा चेंजेज होना वर्कर का, ज़्यादा चेंजेज होना किसी भी संस्था के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब एक संस्था जो कि नई नई मार्केट में आई है, नई नई स्थापित की गई है, अगर उनके वर्कर्स में बार बार चेंजेज होगा, यानी कई वर्कर्स संस्था को छोड़ के जाएंगे, उसकी जगह वो संस्था नए वर्कर अपॉइंट करेगी, और जब वो नए वर्कर्स को अपॉइंट करेगी तो उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, सुनिएगा। जब वो न्यू अपॉइंट करेगी वर्कर्स को, जो वर्कर छोड़ के चले गए हैं उनकी जगह जब नए वर्कर्स को अपॉइंट करेगी, न्यू वर्कर्स को जब अपॉइंट करेगी, तो ज़रा सोचिए, जो ओल्ड वर्कर थे, क्या थे बच्चों, ओल्ड वर्कर, ठीक है, जो कि कई टाइम से संस्था में काम कर रहे थे, यानी काफ़ी टाइम से वो संस्था में क्या थे, अपॉइंट थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेल एक्सपीरियंस थे, यानी उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था उनके पास, ठीक है। अब सुनिए, जो नए वर्कर अपॉइंट किए गए हैं उनको पहले ट्रेंड करना पड़ेगा, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड। उनको ट्रेंड करने के लिए आपको बहुत सारा उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, ट्रेनिंग का खर्चा, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी संस्था में अगर वर्कर बार बार चेंज हो रहे हैं, मतलब जब पुराने वर्कर छोड़ के जा रहे हैं, नए वर्कर आ रहे हैं, तो नए वर्कर्स पर ये ट्रेनिंग का खर्चा बार बार एक संस्था को करना पड़ेगा, जो उस संस्था के लिए कतई भी अच्छा नहीं है। इट मीन्स लेबर टर्नओवर रेशियो जो है एक लिमिटेशन तक अच्छा होता है, अगर लिमिटेशन के बाहर लेबर टर्नओवर रेशियो चला जाता है तो वो किसी भी संस्था के लिए अच्छा नहीं है। अब चलते हैं आगे बच्चों। अब जो लेबर टर्नओवर रेशियो होता है उसको निकालने की 3 मेथड्स होती है। कितनी मेथड होती है? 3 मेथड, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाते हैं मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो। मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हम चलते हैं और लेते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहली मेथड होती है सेपरेशन रेट मेथड। कौन सी मेथड? सेपरेशन रेट मेथड। नंबर फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड है ना। देखिए बच्चों, इस मेथड में क्या होगा, हालांकि मैंने पहले आपको सिखा दिया है। सेपरेशन रेट मेथड में उन वर्कर को ध्यान में रखा जाता है जो वर्कर संस्था को छोड़ के चले गए हैं, यानी हमें उन वर्कर का रेशियो निकालना है जो सेपरेट हो चुके हैं। कहाँ से? संस्था से। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा लेबर
टर्नओवर रेशियो इक्वल टू लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100, यानी जो वर्कर संस्था को छोड़ के चले गए उन्हीं के बेसिस पे लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना कहलाता है सेपरेशन रेट मेथड। क्या कहलाता है? सेपरेशन रेट मेथड। मतलब जो वर्कर संस्था को छोड़ के चले गए हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं सेपरेशन रेट मेथड। कौन सी मेथड? सेपरेशन रेट मेथड। अच्छा, अब हम बात करते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे आएंगे भाई। ये ऐसे लिख दीजिए आप, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू होगा ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय बेटा 2। ठीक है, तो ये था हमारा सेपरेशन रेट मेथड से। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम लेते हैं रिप्लेसमेंट रेट मेथड। नंबर 2 आता है हमारा रिप्लेसमेंट रेट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो वर्कर संस्था छोड़ के चले गए हैं उनके रिप्लेस में कितने नए वर्कर लिए गए, मतलब कितने वर्कर को रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो संस्था छोड़ के चले गए उनके लिए कितने एक्स्ट्रा वर्कर उन्होंने, कितने वर्कर अपॉइंट किए गए। ठीक है, चलिए इसके लिए फॉर्मूला बनता है लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होगा, लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। यानी यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट वर्कर को बेस लेंगे। किसको बेस लेंगे? रिप्लेसमेंट वर्कर। ठीक है, जो वर्कर संस्था को छोड़ के चले गए थे उनके बदले में नए जो वर्कर लिए हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। मतलब जो वर्कर रिप्लेस किए गए जाने वाले वर्कर के बदले में। ठीक है, चलिए नंबर 3 आता है, थर्ड मेथड एक और है जिसमें दोनों को साथ में काम में लिया है। मतलब ऐसी मेथड जिसमें दोनों को यूज किया गया, दोनों ऊपर वाली मेथड, फ्लक्स रेट मेथड। ठीक है, फ्लक्स रेट मेथड कुछ नहीं है, जो हमने सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर रेशियो निकाला और जो हमने रिप्लेसमेंट मेथड से जो रेट निकाली, दोनों को प्लस करने पर हमें मिलता है फ्लक्स। क्या मिल जाएगा? फ्लक्स रेट मेथड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? फ्लक्स रेट मेथड। तो इसके लिए आप चाहो तो एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो लिख सकते हो लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, है ना, मल्टीप्लाई बाय कर दो आप 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा बच्चों 100। तो ये हो गया आपका
लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो एक बार वापस देख लेते हैं। लेबर टर्नओवर रेशियो देखिए बच्चों, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या है? लेबर टर्नओवर रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो हमें बताता है कि एक संस्था में वर्कर्स में कितना चेंज आ रहा है। वो चेंजेज आने का जो रेशियो होता है उसे ही हम लेबर टर्नओवर रेशियो कहते हैं। अब चेंज कैसे आएगा? या तो वर्कर संस्था को छोड़ के जाएंगे या छोड़े गए जो वर्कर हैं उनकी जगह जो नए वर्कर लेगी संस्था, उस समय जो है वर्कर्स में चेंज आएगा। तो जब कोई वर्कर संस्था को छोड़ के चले जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो वर्कर्स संस्था से क्या हो गए हैं? सेपरेट हो चुके हैं। तो उनके लिए सेपरेशन को ध्यान में रख के जो रेशियो निकलता है उनके लिए हम लिखेंगे लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सेपरेशन वर्कर अपॉन एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर रिप्लेसमेंट के बेसिस पे अगर हमें लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना है तो हम लिख देंगे बच्चों लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जो लेबर टर्नओवर रेशियो निकालने की कितनी मेथड्स होती है। तो लेबर टर्नओवर रेशियो निकालने की 3 मेथड होती है, जिसमें पहली होती है सेपरेशन रेट मेथड। इस मेथड में हम जब लेबर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो जितने वर्कर फर्म से सेपरेट हो चुके हैं उन्हीं के बेसिस पे लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट होता है। तो यहाँ फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे आते हैं? तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आते हैं ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड में हमें ध्यान रखना कि कितने वर्कर रिप्लेस किए गए हैं। तो यहाँ लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। और जो फ्लक्स रेट मेथड है, फ्लक्स रेट मेथड इन दोनों को की मिक्स है। मिक्स मतलब जब सेपरेशन रेट और रिप्लेसमेंट रेट को जब हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है फ्लक्स रेट मेथड। या फिर आप इसका एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर की पूरी थ्योरी तैयार हो चुकी है। अब जो है नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है, ओवर टाइम के लिए था वो। ठीक है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो लेबर टर्नओवर रेशियो को लेकर बनेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बच्चों।